Hello everyone, welcome back to शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग। आज है 28 तारीख, मिल रहे हैं हम शाम को 4 बजे। आज आइए, आपका टाइम हो चुका है क्लास का। फटाफट डू इट फास्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। कैसी है आप लोग की तैयारी, पढ़ रहे हैं अच्छे से? कुछ बच्चे कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताइए, क्या प्रॉब्लम है? मैंने आप लोगों से पूछा है ना कि अपनी प्रॉब्लम बताइए। धीरे भी बोलते हैं आप लोग, कहते हैं मैम तेज बोल रहे हैं। कोशिश तो करते हैं कि फ्रेंड्स धीरे ही बोले, समझाते हैं, समझ में आता है। अगर एक बार में आप लोग क्या चाहते हो कि एक ही बार में आपको आ जाए? तो फ्रेंड्स एक बार ही में ये कोर्स जो है नया है, टफ है, तो नहीं आएगा ना, तो आपको 2 बार देखना होगा। ठीक है। और वैसे भी देखिए, इतना स्लो स्लो तो पढ़ाते हैं कि स्लो में ही आपको समझाने का प्रयास करो। अब आप 2 बार ही देख लो तो आराम से समझ में आ जाएगा। कोई कह रहा था कि समझ में नहीं आ रहा है, मैम तेज पढ़ा के चला जाए, मैम तेज पढ़ा देती हैं मतलब, ले तो हम धीरे पढ़ाने की कोशिश तो करेंगे ही साथ चलिए, उनकी भी बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आपको एक बारी में नहीं आ रहा है तो कम से कम आप लोग जो है एक बार आके दोबारा से फिर से देख लो, जिनको नहीं आ रहा है एक बार में, तो अच्छा रहेगा, आप हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, रिवीजन कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर मैं आपका आपका जो पेपर है, दूसरा पेपर जो है शिक्षण अधिगम का, वो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ काफ़ी दिनों बाद, जिसमें से मैंने आपको 3 चैप्टर पूरे कवर करवा दिए। आज 4th चैप्टर का शुभ आरंभ होने जा रहा है, जिसमें आपको शिक्षण सूत्रों के बारे में वह सारी बातें यहाँ पर क्लियर आज बताऊँगी। शिक्षण सूत्र हैं ज़्यादा, नंबर ऑफ संख्या उनकी 11 है, तो जितना आज हो पाएगा इतना आज बताएंगे, फिर बाकी फर्दर क्लासेस में जैसे सब कुछ पढ़ाया है वैसे हम बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जुड़े हैं ईशानी क्लासेस के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आज पहली बार आप यहाँ पर आए हुए हैं। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके छोटे छोटे लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए। एक बात बस हमेशा कहती हूँ और यही कहूँगी, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको 2 बार खुद देखें। अगर 2 बार के बाद तीसरी बार भी नहीं आ रहा है, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहिए कि मैम मुझे ये वर्ड या ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तब हम आपको बी फ्रैंकली वो चीज़ दोबारा बताने का प्रयास करेंगे दूसरी क्लास में कि आपको इस बच्चे को यहाँ पर दिक्कत थी, और हम क्लियर बता देंगे। लेकिन पहले आप खुद से प्रयास करिए, फिर मुझे बताइए। क्लियर? सभी लोग एग्री? चलिए, तो ये आपका 50 नंबर का पेपर है। 3 चैप्टर मैंने करवा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है, लेट ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, कोई बात नहीं। अब 1 महीने का इंटरवल बचा हुआ है, कहीं और सोर्सेस पे मत फंसिए, एक जगह से शांति से प्रॉपर तरीके से पढ़िए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मुझे आप पंचुअलिटी के साथ मिलिए। मैं यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, मैं अगर वहाँ पर नहीं रिप्लाई दे पा रही हूँ तो लेकिन मैं देखती सबको रहती हूँ कि कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, सबको समझ में आता है। हम 2.5 महीने से जुड़े हुए हैं एक साथ में, तो इतना भी नाम मेरी मेमोरी में रहता है। मेमोरी मेरी शार्प है, तभी इतना काम करती हूँ। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, चीज़ें मुझे दिखती हैं। तो डेली आइए, मैं पंचुअलिटी के साथ काम कर रही हूँ, डेली क्लासेस कर रही हूँ। तो आप भी, कोई भी, जैसे ना मैं बंक मारूँ ना आप बंक मारे, तभी ये काम अच्छे से हो पाएगा। आर यू एग्री विथ मी? ओके, चलो। ये शिक्षण सूत्र है, इम्पॉर्टेंट है, नंबर बढ़िया दिलाएगा, क्योंकि यही तो टॉपिक है जो भर भर के नंबर दिलाते हैं, प्रश्न बनते हैं और हम अच्छा सा लिख कर आते हैं। चलिए बात करते हैं शिक्षण के सूत्र। शिक्षण सूत्र का अर्थ यही हम समझना है। तो मैं ये चीज़ पढ़ाने से पहले, आप शिक्षण का मतलब समझ रहे हो? शिक्षण क्या? शिक्षण देते हैं, शिक्षण लिया भी जाता है, शिक्षण दिया भी जाता है। ठीक है। सूत्र का मतलब क्या? को हर चीज़ का अपना एक सूत्र है, हर चीज़ का अपना एक रूल है। सूत्र मतलब फॉर्मूला, रूल, या जिस स्ट्रेटजी कह सकते हैं, या टेक्निक कह सकते हैं, या विधि कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम चलते हैं और उस पर चलकर हम कार्य करते हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, जिन पे हम अडिग रहते हैं, नियमों के अनुसार चलते हैं, वही सूत्र में आता है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मैं आपको चलिए बताती हूँ कि इसका सबसे पहले अर्थ। आपको 2 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है, 1 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है कि शिक्षण सूत्र क्या है, शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या है, बताइए क्या कहते हैं, लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रश्न के तौर पर पूछी जाएंगी। ठीक। अब आइए देखिए, कमेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण के कुछ सामान्य नियम निर्धारित किए थे, जिन्हें बाद में शिक्षण सूत्र का नाम दिया गया। आपसे प्रश्न बनता है कि शिक्षण सूत्र कौन ले आया, किसने दिया? तो वो महान शख्स का नाम है
कमीनियस और हर्बर्ट स्पेंसर। कौन? कमीनियस और हर्बर्ट स्पेंसर। ध्यान रखिएगा, भूल मत जाइएगा, क्योंकि कई बार ये प्रश्न बने हुए हैं। इन दोनों के नाम आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन जाएगा, किसने दिया है, तो कमीनियस और हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो मतलब सूत्र है, इन सब का क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट ये है कि मूल पाठ का प्रारंभ है वो कैसे किया जाए। ठीक। शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए, कब करें, कब उचित समय है, क्या उचित तरीका है जिस तरीके से आप करें। बच्चों का ध्यान क्या किया जाए जिससे बच्चों का ध्यान लगा रहे, बच्चे उस चीज़ को एक बार में सीखें, सीखने का प्रयास करें। पाठ और विषय में अनेक रुचि कैसे उत्पन्न करें, कैसे सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टफुल बनाए, इतना अच्छा बनाए कि बच्चे उसके साथ इंटरेक्ट होकर सीखने का प्रयास करें। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल हमको समझनी रहती है पहले से। अगर हमारी ये चीज़ें जैसे मुझे पता है कि मुझे अब नेक्स्ट क्लास क्या करनी है, कैसे देनी है, मुझे पता है कि मुझे कितने इंटरवल में क्या पढ़ा देना है, एग्जाम के पहले क्या क्या करवा देना है, सब मेरे दिमाग में थॉट ऑफ माइंड में चल रहा है, क्योंकि पिछले में किया था, अब की बार और अच्छे से करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस इंसान सीखता है। मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी सीखा, तो मैं उस चीज़ पे आपको कार्य करके करूँगी। तो मेरी पहले से प्री प्लानिंग है ना, वो मैं आपसे नहीं शेयर करती हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि मुझे जो चीज़ करनी है वक्त में बताऊँगी, पहले से बताने से क्या मतलब है। तो टाइम पर मैं हर चीज़ें बता रही हूँ, कर रही हूँ, तो ये सब क्या है, सीखा हुआ अनुभव ही तो है। तो यही सारी बातें आपको शिक्षण के दौरान, सूत्रों के दौरान, टेक्निक के दौरान सीखनी रहती है। अब चलिए उस टॉपिक पे बढ़ते हैं जो आपको समझना है मेन। देखिए, शिक्षकों की जो उपरोक्त कहानी कठिनाइयों का जो आपने इतनी सारी पॉइंट पढ़े, उसके समाधान करने के लिए जो आपने कब, क्यों, कैसे, क्या करना चाहिए, जितना आपने ऊपर अभी पॉइंट देखा, उसको मद्देनजर रखते हुए मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री ने अपने अनुभव और विचार को सूत्र के रूप में प्रस्तुत कर दिया। जो लोग इसको समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, जिनके सामने ये दिक्कतें साझा की जा रही थी, उन्होंने इसका निवारण देने के लिए सूत्र बना दिया, जिन्हें शिक्षण सूत्र का नाम दिया गया, और उस सूत्र के मार्ग की ओर संकेत करते हैं कि आगे चलकर शिक्षण प्रक्रिया को कैसे आप इसी तरीके से सुगम, रुचिकर, प्रभावशाली और वैज्ञानिक एक रूप दे सकते हैं, जिससे ये सुचारू रूप से आगे चले और कार्य को अच्छे से बढ़ा ले जाए, और आपका उद्देश्य भी अंततः वहां तक पूरा हो जाए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आई बात? अभी तक देखिए, जितनी भी बातें मैंने यहाँ से यहाँ तक बताई, कोई काम की नहीं है। काम की मतलब क्या नहीं कि प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न जो आएगा वो यही नाम आपको आएगा, ऑब्जेक्टिव में या लिखने को आ सकता है, नाम ध्यान रखिएगा। बाकी जितनी बातें, ये तो जैसे कहते हैं कि एक इंट्रोडक्शन, एक प्रस्तावना दी जाती, वो मैं दे रही थी इतनी देर से, आपका वहाँ से माइंड को ले आके मैं एक टॉपिक फिक्स कर रही थी कि आप चलो इस चीज़ पे समझो। तो पहले कुछ बातें बताई, जो प्रश्न आएगा वो बताएंगे, अब मेन मुद्दा बताएंगे जो उससे प्रश्न बनेगा, जो मेनली प्रश्न लेकर आता है भर भर कर। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? आइए देखते हैं क्या है। चलिए फ्रेंड्स, आइए पहले तो मैं आपको सारे शिक्षण सूत्रों से मिलवाती हूँ। ठीक है, आपकी मुलाकात हो जाएगी, कितने हैं, क्या हैं, तब आपको हर एक समझने में आसानी रहेगी। जैसे आप देख रहे हो कि सरल से जटिल की ओर पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर दूसरा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर तीसरा। कोई क्रम नहीं है, ये ऐसे ही नंबरिंग है, आप आगे पीछे कोई भी ले सकते हो, कोई भी याद कर सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर पांचवा। सिक्स है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। सेवेंथ है विशिष्ट से सामान्य की ओर। आठवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नौवां है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। 10वां है अनुभव से युक्त की ओर। 11वां है प्रकृति का अनुसरण। तो टोटल कितने हैं? 11। शिक्षण सूत्रों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, अब आपको ये बताऊं कि इन सूत्रों में जो आपने सूत्र पढ़े, जो आपने शिक्षण सिद्धांत पढ़े, इन सब में एक खूबी है। खूबी पता है क्या है? इनके नाम में ही खूबी है। इनके नाम से ही हम जान जाते हैं कि इसके अंतर्गत क्या। आप देखिए, सरल से जटिल, तो क्या आपको एक आइडिया नहीं लग पा रहा है कि इसमें क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कि आप इससे क्या समझ रहे हैं, तो आप मुझे 2 लाइन, 1 लाइन तो बता ही लेंगे, बता लेंगे ना? चलिए बताइए सभी लोग, क्या होगा? देखिए, आपको जैसे मैं आपसे पूछूं रैंडमली कि इसका क्या मतलब है, तो इतना तो हम बता ही लेंगे कि सरल से जटिल क्या है। तो नाम से ही हमें दिख रहा है कि आखिर इनके अंतर्गत क्या बात होगी या क्या बताया गया होगा। दूसरा, हमें यहाँ पर कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ जिनको हम जानते हैं। अज्ञात का मतलब क्या होता है कि जो हमें नहीं पता है।
तो हम ये इस नाम से समझ रहे हैं ना कि इसमें क्या है, इस सूत्र के अंतर्गत क्या बातें कही गई होंगी, और ये सूत्र छोटे बच्चों की ही क्लास में अप्लाई होगा, ये भी ध्यान रखना है। फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल मतलब पूरा बड़ा विशाल, सूक्ष्म मतलब, स्थूल मतलब पूरा, ठीक, सूक्ष्म मतलब छोटा छोटा, खंडों में, टुकड़ों में, उसका क्या अर्थ है, छोटे में कैसे अप्लाई होगा, नाम से ही कुछ एक आइडिया लग रहा है आपको। पूर्ण से अंश की ओर, पूरा कंप्लीट है, फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर छोटे छोटे अंशों में, इसका क्या मतलब है। निश्चित, अनिश्चित से निश्चित, अनिश्चित का मतलब जो फिक्स नहीं है, जो सर्टेन नहीं है, जिसका कुछ भी निश्चित नहीं है। निश्चित क्या है, जो सब कुछ पता है, पहले पहले से एकदम पूर्व अनुमान है, पूर्व जानकारी है, सब कुछ पहले से है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब जो आपकी आंखों से दिख रहा है, या आपने उसको छुआ है, आपने उसको देखा है, वास्तविकता में वो आता है। अप्रत्यक्ष जो आपके सपनों में है, मन में है, ख्यालों में है, या आपके सोच विचार में है, जिस पे आप चिंतन मनन कर रहे हैं, वो अप्रत्यक्ष है। तो ये 6 हो गया। फिर विशिष्ट से सामान्य, कोई स्पेशल चीज़ है, उससे कोई विशिष्ट से लेके सामान्य की तरफ आगे बढ़ना, पहले उसका एक विषय विशिष्ट रूप बताना, आपके सामने विशिष्ट तरीके से प्रेजेंट करना, फिर उसको नॉर्मल तरीके से दिखाना कि अच्छा ये भी चीज़ में इन्वॉल्व है। हो सकता है किसी विषय को ऐसे ही पढ़ाया जाए, या इसका प्रयोग करके समझाने का कुछ प्रयास किया जाए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम में तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति की ओर, और प्रकृति का अनुसरण। तो आपको यहाँ पर मैंने 11 सूत्रों के नाम से अवगत करवाया, मिलवाया पहली बार कि ये सूत्र हैं, और ये सूत्र का मतलब आप रूल तो पहले ही बताए, इनको छोटी कक्षा जो 5th तक की होती है उनमें अप्लाई करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें 40 बच्चे अगर आ रहे हैं तो 40 के पास 40 दिमाग है। अब किस दिमाग को कौन सा सूत्र सूट कर जाएगा ये आपको पता नहीं है, तो आपको हर एक चीज़ को पहले से बताया जाता है कि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इन 40 बच्चों के साथ टैकल करो, इनको पढ़ाने का प्रयास करो, ताकि ये भी अच्छे से वहाँ पर सीख पाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो इनमें सबसे खूबी है कि हम नाम से ही कुछ आकलन कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सूत्र में नहीं याद आ रहा है, एग्जाम के टाइम पर नहीं लिख पा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये याद आ जाएगा और हम नाम से लिख लेंगे। अब इसमें बताती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है जो 100% आता है हर बार, इसलिए शुरुआत भी इसी से हो रही है। ज्ञात से ज्ञात 75% है, आता है। स्थूल से सूक्ष्म भी 75% है, आएगा। पूर्ण से अंश 100% है, आएगा। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष 100% है, आएगा। अनिश्चित से निश्चित 50% आएगा। विशिष्ट से सामान्य 10% आएगा। जो इम्पोर्टेंट था उसकी खूबी बता दी कि कौन क्या आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी कभी ये है, इसको भी हम 65% मानेंगे कि 65 बहुमत के साथ है जो आने की चांसेस है। सबका अपना रोल है। सबसे ज़्यादा सूत्र वही पूछे जाते हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं, जैसे सरल से जटिल की ओर, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना, करके सीखना, ये सब बहुत फेमस है कि नहीं फेमस है। तो नाम में ही इनमें खूबी है और इनका इस्तेमाल करके पढ़ाया जा रहा है, तो इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब आइए मैं आपको सरल से जटिल पहला जो सूत्र है उससे मिलवाती हूँ। सरल से जटिल, चलो पहले पढ़ते हैं क्या है, फिर अर्थ बताएंगे। बालक में नवीन ज्ञान की प्रति रुचि पैदा करना, करके रुचि पैदा, पहले रुचि पैदा होगी, पैदा करके आत्मविश्वास विकसित करना, डेवलप करना सफल शिक्षण की कुंजी कहलाता है। कुंजी का मतलब यहाँ पर क्या है, कीज से है कि कैसे आप चीज़ों को वहाँ पर उनको आसानी से सिखा सकते हो। उसके लिए आपको हर एक रास्ते पर चल के कार्य करना होगा। पहला क्या बोल रहा है कि पहले आप उनमें इंटरेस्ट लाओ। इंटरेस्ट जब बच्चों में आप डेवलप कर लिए तो आप बिलीव भी डेवलप कर लोगे। अगर इस नज़रिए से देखो तो शिक्षण को सफल बनाने के लिए सरल से जटिल का जो सूत्र है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सूत्र का अभिप्राय ही यही है कि पहले बालक को सरल चीज़ों को बताओ, बाद में कठिन बातों को। क्योंकि आप उनके सामने जब कठिन चीज़ों को पहले ही दे देंगे तो वो डर जाएंगे, दोबारा स्कूल ही नहीं आएंगे। तो पहले उनको सरल चीज़ों को बताओ और आसान चीज़ों को उनसे मिलवाओ, आसान चीज़ें सिखाओ, तो सबको आसानी होती है। हमें खुद भी कोई काम आसान लगता है, अगर टफ ही हो जाए तो हम नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे करके सीखेंगे। उसी तरीके से छोटे बच्चे पे भी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो आत्मविश्वास खो बैठेंगे और उनके प्रति विषय के प्रति उनके मन में कोई खास रुचि नहीं पैदा होगी। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो हिम्मत ही खो देंगे। अगर हिम्मत नहीं रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मन में पढ़ने का मन ही नहीं आएगा उस विषय को, खासकर जैसा कि मैथ में आपको लेकर है, संस्कृत में आपको लेकर है। तो हमें क्या चाहिए कि पाठ्य सामग्री को इस तरीके से हम डिवाइड करें कि पहले हम सरल बात क्या है, सरल चीज़ों को ले आएँ, बाद में हम कठिन चीज़ों को चलें। क्रम के अनुसार चलेंगे तो चीज़ों को आसानी से कर ले जाएंगे।
क्या सरल है क्या कठिन है, इसका निर्णय शिक्षक को बालक की रुचि, बालक का रुझान, बालक की योग्यता, शक्ति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते लेना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे करना चाहिए। ये जो लाइन लिखी गई कि बच्चों के अनुसार, क्योंकि हो सकता है कि आप शिक्षक हैं तो आपको जो चीज़ आसान लगती है वो उस बच्चे को आसान ना लगती हो, तो आपको उन बच्चों के भी मन को जांच लेना चाहिए कि क्या बच्चे को ये आसान है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चीज़ों को लेकर चलना है, अपने हिसाब से नहीं। क्योंकि आपको आसान लग रहा है, आप शिक्षक, आपको सब लगता है आसान है, लेकिन आपको नहीं आएगा, उस बच्चे को नहीं आएगा तो क्या करेंगे। इसीलिए उनके मन को पहले जांच लीजिए, फिर इस कार्य को करिए, तब करने में भी आसानी होगी, बच्चे को भी समझ में आसान सी तरीके से आएगा। जैसे क्या दिया है, बालक का मानसिक विकास होता जाए, कह रहा है कि जैसे जैसे उसके मेंटल का डेवलपमेंट होता जाए वैसे वैसे पाठ को भी जटिल बनाया जाए। जैसे जैसे जब पहले तो मेंटल डेवलपमेंट हुआ नहीं तो छोटी चीज़ों को लाओ, मस्तिष्क थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा विषय ले आओ, और बड़ा हुआ और बड़ा 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 ले आओ। ठीक है, मज़ा आया। चलो, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मानसिक विकास जैसे जैसे होता जाए चीज़ों को टफ करते जाओ। इसके वजह से वो ट्रेजर हंट वाला गेम होता है ना, पहले तो क्लू बगल बगल रहता है, मिल जाता है। जब जंगलों में पहाड़ों में यहाँ वहाँ घूम घूम के हेरना पड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ पे रहता है। ट्रेजर हंट का गेम बड़ा अच्छा होता है, कभी टाइम मिले तो खेलना जरूर आप लोग। तो उसमें पहले आसानी से मिल जाता है क्लू, बाद में नहीं मिलता है, कहीं पहेलियों के रूप में, कभी किस रूप में हम परेशान हो जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि बच्चों में पहले आप रुचि लाओ, उसके बाद इस चीज़ को करोगे तो आपको आसानी होगी और बच्चे भी सीख जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई प्रॉब्लम? आसान है, नाम से ही चीज़ें बहुत आसान थी, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो नाम से ही इसके बारे में बहुत सारी बातों को लिख लेंगे, आराम से कर लेंगे। क्लियर? जैसे कभी छोटे बच्चे को मैथ पढ़ाना है तो पहले उसको एक, उसको दो, उसको तीन सिखाया जाता है। अब ये तो है नहीं कि डायरेक्ट उसको 2+2=4 पहले दिन स्कूल छोड़ के भाग जाएगा, दूसरे दिन तो आपको नहीं दिखाई देगा वो बच्चा। नहीं कर सकते, सरल से चलो, सरल से कठिन की ओर बढ़ो। इसीलिए एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी हो, जो यूपी बोर्ड की किताब चलती है, यूपी कोर्स का, यूपी सरकार का जो गवर्नमेंट है उसको एससीईआरटी कहते हैं, स्टेट काउंसिल कहते हैं। एनसीईआरटी केंद्र की होती है। तो दोनों के पाठ्यक्रम में आपने एक बात अनुभव की होगी कि जब पाठ्यक्रम किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय का बनाया जाता है तो पहले आसान चीज़ों को आपके सामने लाया जाता है, फिर धीरे धीरे करके हम टफ सेक्शन की तरफ पढ़ते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, जब किताब ही, चाहे वो आपके लेवल कितने भी बड़े, किसी भी कोई भी कोर्स के, किसी भी एग्ज़ाम की कोई किताब है, वो हर एक लेवल में पहले आसान चीज़ों को परोसा जाता है, फिर टफ चीज़ों को परोसा जाता है। ठीक है, तो वही एक नियम है कि जब बुक उस तरीके से बन रही है तो बुक के हिसाब से भी तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? सरल से जटिल की ओर सूत्र आप, अगर अब लिखने को आएगा तो आप लिख लेंगे, खुद से बना कर लिखना रहेगा। अगर आपको ये याद रहता है तो ये याद कर लिए, नहीं तो आप बना के लिख लेंगे। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि सब समझ रहे होंगे। आइए मैं आगे बढ़ती हूँ। चलिए दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर। पहला हो गया, दूसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा सूत्र क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपको प्रश्न बनेगा ज्ञात से अज्ञात सूत्र से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, टिप्पणी बताइए, एक्सप्लेन करिए, परिभाषा लिखिए, अपने शब्दों में बताइए। ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे। ज्ञात से अज्ञात का अर्थ है कि हम नवीन ज्ञान का आधार बालक के पूर्व ज्ञान को बनाएं। नवीन ज्ञान का आधार बालक के पूर्व ज्ञान, नवीन ज्ञान का मतलब नया ज्ञान, नया ज्ञान का जो पिलर है, जो बेस है, जो न्यू है, उसको जो हम बनाएं वो उसके पूर्व ज्ञान को बनाएं। यानी कि उस बच्चे को जो पहले आता है उसी को बेस लेकर चले। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब बच्चे के सामने एकदम, ये एक सही बात है, एक फैक्चुअल फैक्ट है कि किसी के भी सामने जब आप एकदम से नई नई चीज़ों को ले आकर पेश कर देंगे, उसके इसके मतलब कोई चीज़ नहीं, इसके प्राप्त होने से बड़ी कठिनाई होगी। क्योंकि आपके सामने कोई चीज़ ऑल ऑफ सडन नहीं आ जाएगी तो आप उसको हजम करना बड़ी दिक्कत हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते 2 मिनट के लिए। तो ऐसे छोटे बच्चे को भी नहीं समझ में आता है। लेकिन जब नवीन ज्ञान का संबंध बालक के पुराने अर्जित हुए ज्ञान से आप जोड़ देते हो तो वो उसको जो है अच्छी हृदयगम में हो जाती है, रुचि आ जाती है और वो सीखने लगता है। क्योंकि उसको क्या लगता है कि हम इनको जानते हैं। जैसे आप किसी अनजान जगह जाइए, अनजान जगह जाइए, कहीं भी आप जाइए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे रहेंगे, चौथे घंटे आपकी सांस फूल जाएगी, जिसके यहाँ जाएंगे उसकी फुला देंगे, अपनी भी फुला लेंगे और वहाँ से कटने का रास्ता पकड़ने लगते हैं कि दम घुट रहा है। होता है कि नहीं होता है? होता है, सबके साथ होता है। तो ऐसे नवीन चीज़ों के साथ अभी कोई चीज़ एकदम पूरी ले आके कर दो तो दिक्कत होती है सबको मैनेज करने में। तो वही चीज़ है, छोटा बच्चा है, उसको क्या ही पता, कहाँ बेचारा खेल रहा था, आज पहली बार स्कूल में आया है,
एक तो बार बार जो है उसको बैठने को बोला जाता है, ढंग से बैठो, ढंग से बैठो, ढंग से बैठो, ये करो, ये मत करो, वो मत, तो टोका टाकी हो रही है उसी में। ये पढ़ाने लगो, वो पढ़ाने लगो, तो बच्चे को क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, भाग जाएगा। होगा ना दूसरे दिन यही बस उसका बस्ता घर वालों के ऊपर हो जाएगा, कोई काम नहीं है। चलो आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। शिक्षक का एक कर्तव्य है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूर्व ज्ञान को जगाओ कि वो इतना इतना आपको आता है, उस जगाए हुए ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को पेश करें, उसके बेस को लेकर नई चीज़ों को उनके सामने ले आएं। जिन छोटी छोटी सरल सरल बातों को परिचित हो उन्हीं को आधार मानकर अपरिचित बातों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो साइंस का विषय हो, चाहे वो हिंदी का विषय, चाहे वो मैथ का विषय, चाहे वो किसी भी कोई भी सब्जेक्ट का विषय हो, आपको इसी तरीके से फॉलो करना होगा। यही एक उचित विधि है, यही एक उचित तरीका है जिसको आप अपनाकर छोटे बच्चों को कुछ भी नया सिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? गॉट इट एवरीवन? दो बताया मैंने, सरल से जटिल की ओर बताया, और क्या बताया मैंने? क्या बताया? पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अर्थ को आप नाम से समझो। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, जो डायरेक्टली हो और एक जो इनडायरेक्टली हो। जैसे इस सूत्र का, ये सत्र हो गया, सूत्र होगा, छोटे बड़े बड़े की मात्रा लगा लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है बालक को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान कराया जाए जो उनके सामने रहे। बच्चे को अगर कोई चीज़ आपको बतानी है तो पहले आप उनको वो चीज़ों से बताने का प्रयास करो जो उनने अपनी आंखों से देखा है, जो वो जानते हों, जो उनके सामने हो, या जो चीज़ वहाँ पर कक्षा में प्रेजेंट हो। बाद में आप उनको जो है अप्रत्यक्ष चीज़ों के सामने ले जाकर रखो, बताओ उनके सामने वही बातों को आप पहले ले आओ जो वो खुद जानते हो, जिसके बारे में उनको कभी अनुभव हो या खुद देखे हों। उसके बाद आप उनको बताओ कि बेटा ये इतना चांद होता है, ये इतने तारे होते हैं, ये इनका चक्कर लगाते हैं, वो उनका चक्कर लगाते हैं। कभी वो उनको ग्रहण ग्रहण लगा देते तो कभी वो उनको ग्रहण लगा दे। बेटा ये पृथ्वी है तो कभी ये ऐसे नाचती है तो कभी ये ऐसे नाचती है। बेटा ये है, बेटा वो है। ये बात उनको आप तब, क्योंकि आप चांद तारे तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि आप पृथ्वी के अंदर की लेयर तो दिखा नहीं सकते, डेमो ही आप उनको दिखाएंगे। तो आप पहले उनको जो और चीज़ें हैं उनके बारे में बताओ, जिससे उनके मन में उस चीज़ को सीखने के लिए जिज्ञासा आए। जब जिज्ञासा आ जाएगी तो विश्वास बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा तो वो आपकी बात का विश्वास करेंगे, फिर उसके ऊपर और खोजबीन करेंगे, खोजबीन करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा तो अपने सक्सेस तक पहुंच पाएंगे और उनका विकास हो जाएगा, और टीचर भी खुश, बच्चा भी खुश। सीधी सी बात है, यही आपको करना है, यही आपको उनको सिखाना है, यही मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर आप समझे कि नहीं समझे? चलो आगे आगे आ जाओ। इसका एकमात्र रीजन ये है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 6 वर्ष के 14 वर्ष तक के आयु का प्रत्यक्ष ज्ञान के परस्पर स्तर तक ही कार्य। 6 से 14 साल तक के बच्चों को सारी चीज़ें जो कुछ बताई है, सिखाई जाती है, वो दिखा दिखा कर की जाती है, क्योंकि वो विश्वास नहीं बना पाते, क्योंकि बच्चों में वो विश्वास की जो बात है वो बड़ों में आती, छोटे में नहीं आती है। उनको कोई कुछ भी कह देगा वो मान जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि पहले उनको उन्हीं चीज़ को दिखा दिखा कर, जब वो कहेंगे कहाँ होता है दिखाइए, तब क्या करेंगे आप? तो उनको वो चीज़ दिखानी पड़ती है कि नहीं बेटा ये सही में हो रहा है। तो उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हर एक चीज़ दिखा दिखा कर सिखाई जाती है। बालक पहले वर्तमान ज्ञान को दिया जाता है, उसके बाद भौतिक। जाहिर सी बात है, आप काल पढ़ रहे हो तो पहले हम कभी कोई चीज़ बात करते तो पहले प्रेजेंट की बात करते हैं ना। कहा जाता था कि पहले अभी की बात करो, बात का बाद में देखेंगे। तो यही है कि जो चीज़ हमारे साथ चल रही हैं, जो चारों तरफ हो रही हैं, डेली की हो रही, पहले हम उन पर बात करते हैं, बाद में हम बाकी पे चलते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि बालकों को अप्रत्यक्ष ज्ञान देने हेतु प्रत्यक्ष वस्तुओं का प्रयोग करें। अगर टीचर हैं और पढ़ा रहे हैं तो उनको ये चाहिए कि पहले उनके पास जो जो चीज़ें हों उनसे अवगत कराओ। जैसे उनको ग्लोब के बारे, पृथ्वी के बारे में बताना है तो उनको ग्लोब दिखा दो, ग्लोब अवेलेबल रहता है, उनको मैप दिखा दो। ठीक है, अगर पेड़ों के बारे में बताना है तो घर से आप पेड़ लेते जाओ। अगर आपको फूलों के बारे में बताना है तो एक गुड़हल का गुलाब का फूल लेते जाओ। आपको खेल के सामानों के बारे में बताना है तो वहाँ पर खेल के सामान है उसको लेके बता दो। आपको जो भी कुछ बताना है, करना है, तो जो जो सामग्रियाँ अवेलेबल हो या आप उनको जो चीज़ अवेलेबल करा सकते हो उसके बेस पे सिखाने का प्रयास करो। उससे होगा क्या? परमानेंटली ज्ञान हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि तुरंत तुरंत आप जब देखो तभी आपको याद है, बाकी आप भूल जाओ। तो ये छोटे बच्चे करते हैं, बड़े बिल्कुल नहीं करते हैं।
लेकिन क्या होता है कि हम जब उसको बार बार रिवीजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो चीज़ें हमें आ जाती हैं। तो यही बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है। इससे क्या होगा, बालक को अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में जरूरी ज्ञान जो है वो सरलतापूर्वक से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ गए आप लोग? आसानी से कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि बता लेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको, है तो 11 इतने सारे, आप देख रहे हो है तो इतने सारे, लेकिन आपको मुझे सारे बताने हैं क्लियर एक एक तरीके से। तो हम बताएंगे, लेकिन आपको समझना होगा हर एक चीज़ को क्लियर तरीके से। अब आइए, यहाँ पर मैंने आपको 3 बता दिया ना। एक सेकेंड, मैंने एक पॉइंट आउट अलग का नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, हम आपको फोर्थ बता दें। आज 4 बता देंगे, ठीक है? आज हम आपको 4 बता देंगे, बाकी फिर बता देंगे। चलो चौथा देखो। चौथा यहाँ पर क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ये क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट है, तथ्य को इंग्लिश में फैक्ट कहते हैं। बालक का मानसिक विकास पहले स्थूल वस्तुओं से शुरू होता है। बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो पहले स्थूल चीज़ों से शुरू होता है, फिर उसके बाद इनके लिए सूक्ष्म शब्दों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसलिए बालक की शिक्षा में शुरुआत करते समय पहले स्थूल पदार्थों, तथ्यों का ज्ञान, मतलब जो फैक्चुअल पदार्थ है, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, उन चीज़ों को सामने ले आया जाता है, उनसे सिखाने का प्रयास किया जाता है। छोटी छोटी कक्षा में बालकों को जब किसी सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, छोटी क्लास में जब बच्चों को कोई बातें बताई जा रही हैं, तो शिक्षक को बालकों के विचारों को निश्चित रूप देने के लिए पहले उसी वस्तु को दिखाना चाहिए जिसका नमूना चित्र और रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हो, कोई चीज़ बताना चाह रहे हो टीचर के तौर पर छोटे बच्चों को, तो वही स्थूल से सूक्ष्म का मतलब है कि पहले आप उनके सामने पूरा चीज़ ले आकर रखो, उसके बाद फिर आप उसमें छोटी छोटी चीज़ों को आगे बढ़ो, फिर उनको बताओ। पहले आप पूरा बताओ, फिर आप धीरे धीरे करके इसमें ये भी इन्वॉल्व है, इसमें ये भी इन्वॉल्व है, इसमें ये भी इन्वॉल्व है, इसमें ये भी इन्वॉल्व है। फिर सॉरी, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा ना, एकदम मिनिमम पार्टिकल। तो ये चीज़ आपको बड़ा सा दिखाने के बाद पूरा एकदम वास्तविकता के साथ फिर एक एक बात को बताओ, एक एक क्या क्या, जैसे क्या क्या चीज़ को जोड़कर बनी है या क्या क्या चीज़ है, चाहे वो कोई चीज़ बनी हो या कोई चीज़ हो, तो वो आसानी से समझने में आसान रहती है और आसानी से हम कर भी ले जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सभी को समझ में आया? देखिए, ज़्यादा प्रश्न जो बनता है ना वो आपको ये स्थूल से इससे बनता है। ये सबसे फेवरेट तो यही होता है, इससे बार बार प्रश्न बनता है, बहुत बार आया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है जो मैंने इसे सबसे पहले लिया, आराम को बताया। ये वाला भी आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? इसको मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। ये जो सूत्र है ना, इसको आप मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त दोनों एक ही है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बनता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष भी नाम से ही समझ में आता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे ये इतना आपको मैंने बता दिया है, इतनी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी ना। अब ये है, ये वाला भी देख लो, और चलो आज 5 बता देते हैं, ठीक है? अभी कोई डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं है तो 5 बता देते हैं। देखो, पांचवा क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, विशिष्ट है, विशेष है, स्पेशल है, और सामान्य का मतलब जनरल है। विशेष से जनरल की तरफ बढ़ना है। अब हमको क्या करना है, विशेष को लेके सामान्यता की तरफ बढ़ना है। मतलब इस सूत्र का अभिप्राय ये है कि बालक के सामने पहले विशिष्ट उदाहरण को रखो, उसके बाद फिर आप जो है सामान्य नियम या सिद्धांत उनसे बताओ या उनको उनके सामने रखो। इसलिए सूत्र के अनुसार पहले टीचर को बालकों के सामने कुछ विशिष्ट बातों को पेश करना चाहिए जो स्पेशल है, मुख्य है, ठीक है? उसके बाद उन उदाहरणों की परीक्षा करके, उन पे टेस्ट करके, जांच पड़ताल करके उनके सामने एकदम सिंपल सिंपल चीज़ों को रखो। उदाहरण देंगे, अगर अगर शिक्षक बालक को यह बताना चाहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समकालीन जो वहाँ पे सभ्यताएं थी भारत में मौजूद थी, जिन्हें साम्य में पाया गया है साथ साथ में। अब देखो, मतलब यहाँ पर क्या है कि इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए राजस्थान की कलीबंगा की खुदाई, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर, सहारनपुर जिले के यमुना के कछार में पाए गए अवशेषों का सामान्यीकरण किया जाए। विशेष से सामान्य की ओर का जो सूत्र है, अच्छा है, प्रश्न कई बार बनते हैं, 1-2 बार पूछे गए हैं, तो 1 नंबर का प्रश्न लिखने को आता है। आप पहले कोई चीज़ अगर बताना चाह रहे हो, कोई भी नया शब्द है या कुछ भी है, तो पहले जो उसमें विशिष्टता है, जो स्पेशल चीज़ें हैं जिससे उनको सारी चीज़ें और याद रहेंगी, वो आप मेन चीज़, जैसे देखो फ्रेंड्स, सभ्यता के बारे में आप पढ़ोगे तो बहुत सारी सभ्यताएं आपको मैंने बताई है, लेकिन सबसे सब सभ्यता का नाम कभी भी अगर हिस्ट्री के नाम पे आता है तो आपके मुंह पर, सभी को मुंह पर एक ही रहता है, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों रहता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तो स्थल है उनके, लेकिन हमेशा दिमाग में सभ्यता, लेकिन है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन अगर सभ्यता की बात चलती है तो तुरंत सबके दिमाग में क्लिक करता है मेसोपोटामिया की, सॉरी, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्यों?
तो कुछ चीज़ें जैसे जो चीज़ें विशेष है पहले आप उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करो, फिर उनसे जुड़ी हुई और जो चीज़ें हैं वो सामान्य में आ जाएंगी, फिर एक एक करके बताओ। इसीलिए पहले जब स्टार्टिंग की गई चैप्टर की, या मैंने भी जब पढ़ाया हिस्ट्री में पढ़ा दिया सिंधु घाटी सभ्यता, तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता बताया था ना मैंने। क्यों बताया? ताकि आपके मन में विश्वास बैठे, आप समझो, समझने का प्रयास करो, उससे रिलेटेड करके जितनी भी चीज़ें हैं उनकी तरफ बढ़ो। यही मोटिव के साथ मैंने करवाया था और वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, तो दोनों लोग सेम हो गए ना। एग्री विथ मी? समझ में आई बात? आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? चलिए, ओके फ्रेंड्स, तो आज हम 5 ही बताएंगे, बाकी फिर अब आपको 28 तारीख हो गई आपकी ये क्लास, यहाँ पर आधे घंटे की क्लास मैंने दे दी, आपको पढ़ाया, मैंने एक भी दिन बंक नहीं मारा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, 21 तारीख से क्लास मैंने स्टार्ट की है और आज आपकी 28 तारीख हो गई, मैंने एक दिन नागा नहीं किया। मेरे नागा को ध्यान रखना, क्योंकि मैं संडे को भी गैप नहीं दी थी, टाइम निकाल कर आपके लिए वक्त निकाला और आपके लिए बनाया, आपके लिए किया। तब आपके लिए किया है तो आप भी तो उधर से ताली बजाओ। जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया है पहले तो क्लास को लाइक करें, अपने दिल से लाइक करें। उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार आके आप देख लीजिए, तब भी नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में पूछिए कि मैम आपसे ये बता दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगे। लेकिन आप लोग चैट बॉक्स में पूछेंगे तो हम चैट बॉक्स का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, वहाँ पर नहीं पूछिए, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप लोग चैट बॉक्स में पूछते हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप मेरा रिप्लाई नहीं देती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ध्यान से सुन लो, आपको बोल रही हूँ कि आपको जो पूछना है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछा करो, तब अगर मैं उसका रिप्लाई ना दूँ तो आप मुझे ये बात कहो। उसका मैं सबका रिप्लाई देती हूँ, जो चैट बॉक्स में पूछता है फ्रेंड्स उसका रिप्लाई नहीं, क्योंकि पढ़ाना रहता है, कार्य करने रहते हैं, तो कैसे कोई रिप्लाई करेगा। इसीलिए आप मुझसे जो भी पूछना चाहते हैं उसको चैट बॉक्स में ना कि कमेंट बॉक्स में पूछिए। कमेंट बॉक्स में पूछेंगे रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। डेली आइए, क्लास को पढ़िए, समझिए, कोई प्रॉब्लम होती है बताइए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, आपके लिए बेस्ट है। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान में रख के जल्दी जल्दी में कोर्स को ख़त्म करना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप जितना पढ़ पाएंगे उतना ही आप बेस्ट तरीके से पढ़ पाएंगे, बाकी में फिर आप आगे आगे करके से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर 5 बजे आपकी फिर क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। 5 बजे फिर क्लास होगी, नया कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा। जितने लोग अभी यहाँ पर हैं, मुझे इससे ज़्यादा आप लोग 5 बजे भी दोनों टाइम पे क्लास करके, आधे घंटे बाद आपकी क्लास होगी तो आधे घंटे आप रेस्ट करिए, उसके बाद आके 5 बजे आप लोग फिर से आके अपने टाइम से क्लास करिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं 5 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय, सी यू सून।